नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया है, तो इसके कुछ हाइलाइट्स पार्ट है, उसके बारे में जानेंगे। इसका पार्ट 1 देखते हैं, पार्ट 1। पार्ट 2 कल देखेंगे, पार्ट 1 देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अंतरिम बजट होता क्या है और उसके बाद जो पूर्ण बजट है, दोनों में क्या अंतर है। इस बार का जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है 2024-25, इसमें एक नया दृष्टिकोण शामिल किया गया है जिसका नाम रखा गया है सबका प्रयास। इसके पहले तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास था ही, और एक नया शब्द जोड़ा गया है सबका प्रयास। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बजट के बारे में जानते हैं। आइए, बजट होता क्या है। केंद्रीय बजट भारत सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, भारत सरकार का जो वार्षिक रूप से वित्तीय विवरण होता है उसी को ही बजट कहा जाता है। ये वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। इसमें राजस्व बजट, पूंजीगत बजट शामिल होता है जो अपेक्षित आय और व्यय को कवर करता है। बजट भाग ए में व्यापक आर्थिक विवरण दिए जाते हैं, और जो इसका भाग 2 होता है उसमें जो कराधान संबंधी प्रावधान है वो उसमें शामिल किया जाता है। इसे संविधान का अनुच्छेद 110 यानी कि 110 में परिभाषित किया गया है, धन विधेयक के रूप में परिभाषित किया गया है। आज़ादी के बाद भारत का पहला बजट 1947 में, आज़ादी के बाद भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था। वित्त मंत्री थे उस समय के आर.के. सनमुखम चेट्टी थे उस समय के वित्त मंत्री। इनके द्वारा पेश किया गया था पहला बजट। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला बजट 1947 में वित्त मंत्री आर.के. सनमुख चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है, यानी कि जो आर्टिकल 12 है, इसमें केंद्रीय बजट को सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के रूप में अनिवार्य बनाता है कि उसका जो विवरण है वो दिया रहता है। इसके हाइलाइट्स पॉइंट्स को देखते हैं। जो वार्षिक वित्तीय विवरण से वो अनुच्छेद 112 में उसका दिया है संबंध। जो अनुदान की मांग है वो आर्टिकल 113 में दिया है, और जो वित्त विधेयक जिसे धन विधेयक कहते हैं वो आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ जो मैक्रो अधिनियम, जो एफआरबीएम अधिनियम 2003 है, उसके तहत भी जो राजकोषीय नीति है उसके विवरण को भी शामिल किया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी दिया गया है। इसमें मध्यम अवधि की जो राजकोषीय नीति होती है, सह राजकोषीय नीति रणनीति होती है, उसके वक्तव्य को भी शामिल किया गया है। तो मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है। जो मैक्रो इकोनॉमी होता है मतलब कि पूरे देश को कवर करता है, और देश का जो इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति या संस्था बाहर भी काम करे तो उसको भी कवर करता है। मैक्रो मतलब पूरे संपूर्ण को। अगर वही माइक्रो इकोनॉमी की बात किया जाए, माइक्रो यानी कि जो सूक्ष्म इकोनॉमिक्स होता है, उसमें किसी व्यक्ति या किसी फर्म पर ही वो निर्भर रहता है। तो बजट का उद्देश्य क्या है। केंद्रीय बजट आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है, प्रभावी संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने के लिए जो राजकोषीय स्थिरता होती है उसको बनाने के उद्देश्य पर केंद्रित होता है। और भी कुछ प्रस्तुति के इसके हाइलाइट्स पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के दौरान, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया जाता है, और सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं और उपलब्धियों और विधायी एजेंडे की रूपरेखा तैयार किया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के जो अर्थशास्त्र प्रभाग है उसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो तैयार किया गया। ये जो केंद्रीय बजट होता है उसके पेश होने से एक दिन पहले पेश किया जाता है, यानी कि 1 फरवरी को पेश किया गया था बजट पेश किया गया था, तो यानी कि 31 जनवरी को पेश किया गया था इकोनॉमिक सर्विस। 2016 तक जो बजट था, रेल बजट और केंद्रीय बजट, आम बजट, ये अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन 2017 के बाद से ही 2017 से ही जो आम बजट है और उसके बाद जो रेल बजट है दोनों को संयुक्त कर लिया गया है, तो अभी वो एक साथ ही प्रस्तुत किए जाते हैं। आम बजट पर चर्चा के लिए बजट पेश होने के बाद संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई, बजट पर आलोचना, तीखी बहस भी हुई। ये सब सारी चीज़ शामिल है। तो आइए जानते हैं कि जो वार्षिक बजट होता है और अंतरिम बजट होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। वार्षिक बजट और अंतरिम बजट। जो वार्षिक बजट होता है ये राजस्व सृजन, व्यय आवंटन और प्रमुख नीतियों की घोषणाओं सहित सरकारी वित्त के सभी पहलुओं को शामिल करता है। जैसे कि जो वार्षिक बजट होता है 1 साल का जो भी विवरण होता है, और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें इसमें शामिल करनी होती है, जो भी नीतियां हैं, खर्च होता है, पूरा विवरण इसमें दिया रहता है। और जो अंतरिम बजट होता है
अंतरिम बजट में क्या होता है, एक साल, जो वार्षिक बजट होता है एक साल के लिए होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये बजट चलता है पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। वहीं जो अंतरिम बजट होता है तो ये सरकार का अंतिम बजट होता है, सरकार का अंतिम बजट होता है। सरकार इसे प्रस्तुत करने के बाद फिर उसके बाद जो आम चुनाव होता है, आम लोकसभा का चुनाव होगा, तब तक चलेगी, ताकि जो सरकारी कार्य हैं, सार्वजनिक सर्विस हैं और जो भी योजनाएं हैं उसके लिए कोई दिक्कत ना हो, इसी बजट के माध्यम से वो अपना कार्य चलता रहे। और भी इसमें दिया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ हाइलाइट्स पॉइंट हैं, जैसे कि उधार के अलावा कुछ प्राप्तियां हैं, कितना मिला है, 30.80 लाख करोड़ मिला है। और टैक्स की प्राप्तियां हुई है 26.02 लाख करोड़ रुपए। कुल व्यय कितना हुआ है, 47.66 लाख करोड़ रुपए। तो राजकोषीय घाटा के बारे में दिया है। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है, राजकोषीय मतलब कि कुल जो आय, कुल जो राशि होती है, यानी कि कुल जो राजस्व होता है सरकार के पास, उसमें में से जो व्यय होता है सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है उसे घटा दिया जाता है, तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। मतलब कि जो अगर व्यय से व्यय अधिक होता है, जो राजस्व होता है वो कम हो जाता है, जो आता है उसका भागफल, उसे बोला जाता है राजकोषीय घाटा बोला जाता है। तो इस बार बताया गया है कि 2024-25 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जो जीडीपी है, यानी सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 5.1% तक रखा गया है। वहीं 2023-24 के लिए कितना था, 2023-24 के लिए 5 जीडीपी का 5.8% राजकोषीय घाटा था, यानी राजकोषीय घाटे को कम किया गया है 5.1% तक। और वहीं 2025 और 26 का क्या अनुमान लगाया गया है, 2025-26 का अनुमान लगाया गया है कि राजकोषीय घाटे को कम करके 4.5% तक कर देना है। तो ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। टैक्स छूट में विस्तार किया गया है, जैसे स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट कर की जो दर है वो बढ़ाकर 2025 तक बढ़ा दी गई है। जो टैक्स रिटर्न का जो एवरेज प्रसंस्करण होता है 2013-14 में होता था कि लगभग उसका जो संस्करण होता है 93 दिनों का होता था, उसे घटाकर सिर्फ 10 दिन कर दिया कि आप टैक्स फाइल रिटर्न 10 दिन के अंदर तक कर सकते हैं। उसके बाद जो आयकर रिटर्न होता है उसे भी अपडेट किया गया है। नया फॉर्म 26AS को और भी सरल बनाया गया है ताकि आप आसानी से टैक्स दे सकें। उसके साथ साथ 7 लाख रुपए तक का जो आयकर है उसमें छूट प्रदान की गई है, उसमें मतलब कोई टैक्स आपको देना नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो घरेलू कंपनियां हैं, उनके जो कारपोरेट हैं, उनके टैक्स को भी घटा दिया गया है। उनका टैक्स 30% से घटाकर कितना कर दिया गया है, 22% तक कर दिया गया है, 22% तक कर दिया गया है। और आयकर में छूट दिया गया है। जो नई विनिर्माण कंपनी है, जो नई कंपनियां हैं, उनकी जो रेट है, उनका जो दर है वो 15% तक कर दिया गया है, 15% तक किया गया है। आगे आते हैं, आगे एक योजना लाभ के बारे में दिया है। लाभ का मतलब लघु बाढ़ जाति द्रव्य क्रय के बारे में दिया है। उड़ीसा सरकार की एक योजना है लघु वन उपज। लघु वन उपज क्या होता है, जैसे कि जो जनजाति होते हैं वो जंगल के जो वृक्ष होते हैं उस पर उसकी जो लकड़ियाँ होती है, इंपॉर्टेंट औषधिक लकड़ियाँ हो गई, फिर उसके बाद जो छोटे फल हो गए और जो पत्तियां हो गई, जैसे तेज पत्ता वगैरह हो गया, और भी बीड़ी बनाने में पत्तियां होंगी, तो ये लघु वन उपज है जो उसको इकट्ठा करते हैं, बीनते हैं और अपना मार्केट में बेचते हैं। तो अब उड़ीसा सरकार ने किया क्या है कि राज्य वित्त पोषित एक न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर दिया है कि आपका अगर मार्केट में अच्छे रेट से बिकता है तो ठीक, अगर नहीं बिकता है तो राज्य आपका जो लघु वन उपज है वो खरीद लेगा। जैसे उड़ीसा की जो एक बड़ी आबादी है, 23% तक वहाँ की जनजातीय आबादी है, उससे लाभ होगा। तो उड़ीसा सरकार की योजना चली है। इसमें जो महिला स्वयं सहायता समूह है, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसको भी फायदा होगा। इसके माध्यम से जो अलग अलग केंद्र बनाए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा, वहाँ पर इनके जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको खरीदा जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। ब्लू इकोनॉमिक्स के बारे में दिया है। ब्लू इकोनॉमिक्स यानी नीली अर्थव्यवस्था 2.0 स्टार्ट किया गया है। अंतरिम बजट में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला गया है, ताकि जिसमें महासागर, समुद्र और तटों से संबंधित सतत विकास पर जोर दिया जा सके। तो जो ब्लू इकोनॉमी होती है उसे कहते किसको है, सबसे पहले तो इसे जान लेते हैं। जो जैसे कि जो जली संबंधित जो भी अर्थव्यवस्था हो गई, चाहे मछली पकड़ना हो गया, चाहे जलीय कृषि हो गया, चाहे किसी प्रकार की गतिविधियों करते हैं, उसका व्यापार होता है, उसकी आर्थिक गतिविधियां होती है, तो उससे बोला जाता है ब्लू इकोनॉमिक्स, यानी नीली अर्थव्यवस्था के बारे में उसे बोला जाता है। विश्व बैंक के अनुसार नीली अर्थव्यवस्था को बोला जाता है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का
स्थायी रूप से उपयोग को बोला जाता है नीली अर्थव्यवस्था। ये विश्व बैंक के अनुसार बताया गया है इसकी परिभाषा। आगे है राशि चक्र प्रकाश के बारे में दिया है। अहमदाबाद में एक भौतिक अनुसंधान है, प्रयोगशाला है, उसमें एक अध्ययन किया गया है कि मंगल का जो चंद्रमा है, मंगल ग्रह की जो चंद्रमा है, जैसे एक चंद्रमा का नाम है डेमोस, दूसरे का नाम है फोबोस। तो जो डेमोस फोबोस है उस पर एक फोकस किया गया, तो पता चला कि जो राशि चक्र प्रकाश है उसके लिए जो अंतर्ग्रही धूल है उसकी उत्पत्ति की भी ये जांच के बारे में बताता है। तो ये राशि चक्र प्रकाश है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ये है अर्थ यानी पृथ्वी, ये है सूर्य। तो उस राशि चक्र प्रकाश सूर्य का परिक्रमा करने वाले धूल के कण होते हैं, यानी कि जो सूर्य होता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो धूल के कण होते हैं उस पर बिखरी हुई, उस पर जो सूर्य की प्रकाश बिखरी हुई होती है वो एक फीकी चमक दिखती है, वो एक फीकी चमक दिखती है। वहीं अगर इसे रात में देखा जाता है तो लगभग त्रिकोणीय सफ़ेद चमक के रूप में दिखाई देता है, जो सूर्य की दिशा और राशि चक्र के साथ साथ फैलता रहता है। तो इसे ही बोला जाता है राशि चक्र प्रकाश। ये था राशि चक्र प्रकाश के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 5 नई आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में जोड़ लिया गया है। भारत में 5 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमि है उसकी जो रामसर सूची है उसमें जोड़ लिया गया है। सब पहले तो 75 था, अब कितना हो गया है 80। ध्यान रखिएगा, भारत में जो आर्द्रभूमि है उसके रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई, 80 हो गई। तो वेटलैंड्स यानी कि जो आर्द्रभूमि हो गया, जैसे दलदल भूमि सब कुछ हो गया। तो ये रामसर सूची क्या है इसके बारे में जान लेंगे। रामसर एक ईरान में शहर है। 1971 में इसी शहर में एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। उस पर सभी लोग हस्ताक्षर किए थे कि आर्द्रभूमियों को किस प्रकार से संरक्षित रखा जाए। तो जितने देश इस पर साइन किए थे वो इस रामसर सूची में शामिल हो गए थे, उसका पार्टी बन गए थे। तब इसे लागू कर दिया गया था 1975 से। 1975 से लागू कर दिया गया कि जो आर्द्रभूमि है वो संरक्षित करेंगे जो देश इस रामसर सूची में शामिल हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ है। कर्नाटक का है मागधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ध्यान रखिएगा कर्नाटक में है मागधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। और फिर उसके बाद दूसरा है, ये भी कर्नाटक के अंदर है, अगनसिनी एस्चुरी है, अगनसिनी एस्चुरी है, इसे भी रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। दूसरा है अंक समुद्र वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अंक समुद्र वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कर्नाटक के अंदर है। तो इन कर्नाटक के अंदर ही रिजर्व एस्चुरी को शामिल किया गया है, किसमें, रामसर साइट में। अभी कितना हो गया, टोटल 80 हो गया है। और उसके बाद 2 तमिलनाडु के अंतर्गत है। तमिलनाडु के अंतर्गत क्या है, एक का नाम है लांगउड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट है, दूसरा है कैवेरेत्ती वर्ल्ड सेंचुरीज। ये 2 चीज़ें हैं। आगे जार्डन के बारे में दिया है। जार्डन चर्चा में क्यों आ गया है, ईरान समर्थित मिलिशिया समूह है जो शिया मुसलमानों से मिलकर बने हैं। वो अमेरिका का अड्डा है, टावर है, टावर 22 पर ड्रोन अटैक किया था, उसकी जिम्मेदारी भी ली है जो मिलिशिया ग्रुप है। इससे 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 34 घायल हो गए हैं। तो ये इसलिए चर्चा में आ गया है। तो आइए जार्डन के लोकेशन के बारे में देख लेते हैं और जार्डन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पश्चिमी एशिया का देश है यहाँ पर जार्डन। इसकी कैपिटल्स, राजधानी की बात किया जाए तो अम्मान इसका कैपिटल्स है। यह एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी किसी तरीके से ये समुद्र से जुड़ा नहीं है। और ये डेड सी, यहाँ पर है डेड सी यानी कि मृत सागर है, जो इजराइल और जार्डन के बीच में स्थित है। और जो जार्डन है ये खुलता है अकाबा की खाड़ी में भी खुलता है, जिससे जो रेड सी है, रेड सी के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं जार्डन के लोग। तो ये था जार्डन के बारे में। जार्डन एक संवैधानिक राजतंत्र है, अरब लीग का संस्थापक सदस्य भी है। पर्यटन और चिकित्सा पर्यटक के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पर्यटन, यहाँ टूरिस्ट यानी कि चिकित्सा पर्यटन दोनों चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।